अब चिनफेंग महल में पहुंच जाता है, जहां महाराज चिनफेंग से कहते हैं कि तुमने इस राज्य के लिए बहुत सारा योगदान दिया है, जिसके वजह से महाराज बहुत ही खुश है। और महाराज कहते हैं यहाँ तक कि दावी रॉयल आर्मी के घोड़े की टोली को भी तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से हराया है, जिसके वजह से उनके सैनिक 300 मील दूर भाग गए हैं और इस डाकी साम्राज्य की ताकत कई गुना से बढ़ गई है। महाराज चिनफेंग से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी चिनफेंग महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मैंने उन दुश्मनों को इसीलिए मारा ताकि हमारा दाकी साम्राज्य के ऊपर कोई आंख उठा के ना देखे, और मेरे जैसा हर कोई इस राज्य का सिपाही यही करता। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ये सुनकर कहते हैं ये सब तो ठीक है, पर फिर भी मुझे तुम्हें कुछ तोहफा देना ही है, क्योंकि तुमने डाकी साम्राज्य के बॉर्डर में बहुत अचीवमेंट्स हासिल की है। अगर उन अचीवमेंट के बदले में मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाऊँ तो मैं महल में मौजूद जनता को कैसे मना पाऊंगा। महाराज कहते हैं कि इन कुछ सालों में दवी साम्राज्य के बहुत सारे सैनिक हमारे इस डाकी साम्राज्य पे आक्रमण कर रहे थे, पर तुमने हर उन दुश्मनों को चकनाचूर कर दिया और तुम उन सैनिकों के लिए एक चैंपियन बन गए जिन्होंने अपने राज्य के लिए बलिदान दिया है। महाराज तभी चिनफेंग से कहते हैं मैंने तुम्हें इस बार महल में इसीलिए बुलाया ताकि तुम ब्लड स्पिरिट पूल में भाग ले पाओ और 5 किंगडम कंपटीशन में हमारे इस डाकी साम्राज्य को रिप्रेजेंट करो और इस डाकी साम्राज्य का नाम और भी रोशन करो। आसपास की जनता आश्चर्यचकित हो जाती है। चिनफेंग भी हैरान हो जाता है। चिनफेंग तभी महाराज से कहता है कि महाराज ये कंपटीशन तो हमारा डाकी साम्राज्य ही जीतेगा। महाराज तभी चिनफेंग से कहते हैं बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अगर हमारा डाकी साम्राज्य ये कंपटीशन जीत गया तो जब तुम कंपटीशन से लौटोगे तब तुम्हें मिलिट्री टाइटल हाउ दिया जाएगा, मिलिट्री टाइटल हाउ का खिताब दिया जाएगा। ये सुनकर आसपास में रुके हुए सभी लोग एक दूसरे से बोलते हैं कि मिलिट्री टाइटल हाउ, और ये भी चिनफेंग को, ये तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा खिताब। चिनफेंग तो सिर्फ 20 साल का है और जैसे ही उसे मिलिट्री टाइटल हाउ मिलेगा उसकी ताकत और उसका औहदा और भी बढ़ जाएगा और उसका नाम डाकी साम्राज्य के हिस्ट्री में भी छप जाएगा और चिनफेंग डाकी साम्राज्य का 20 साल का पहला युवा जनरल होगा। तभी चिनफेंग महाराज से कहता है कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा डाकी साम्राज्य को विजय कर। महाराज तभी कहते हैं चिनफेंग मैं इस शुभ संकेत का इंतजार करूंगा। तभी चिनफेंग महाराज से कहता है महाराज मुझे कुछ कहना है आपसे। महाराज चिनफेंग को पूछते हैं क्या बात है जो तुम्हें कहना है, जल्दी कहो। चिनफेंग महाराज से कहता है महाराज जब मैं कैपिटल में लौट रहा था तब मैंने सुना कि मेरा कजिन भाई चिनचैन तेंजिंग एकेडमी की परीक्षा में पहला स्थान पाया है और ब्लड स्पिरिट पूल में जाने के लिए क्वालिफाई हो गया है। चिनफेंग कहता है कि ये एक गलत डिसीजन है महाराज, और कहता है कि चिनचैन ने तो अपने भाई को उस परीक्षा में इतनी बुरी तरह से मारा कि वो घायल हो गया और अब उसका कल्टीवेशन भी खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत गंभीर हालत में है। इतना कठोर इंसान ब्लड स्पिरिट पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता महाराज। इसीलिए चिनफेंग महाराज से निवेदन करता है कि चिनचैन को ब्लड स्पिरिट पूल में पार्टिसिपेट करने ना दिया जाए। महाराज तभी सबके सामने कहते हैं ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है और एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूँ तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, और मैं अपने कमिटमेंट निभाने के लिए इस डाकी साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध और इस चिनचैन के विषय में दोबारा बात करने के लिए कोई जरूरत नहीं। महाराज चिनफेंग को जाने के लिए कहते हैं। चिनफेंग अब घोड़े में सवार होकर अपने घर पहुंच जाता है और सामने अपने माता पिता को प्रणाम करता है। चिनफेंग की माँ और पिताजी दोनों चिनफेंग को कहते हैं चलो हॉल के अंदर चले। हॉल के भीतर बहुत सारे एल्डर चिनफेंग का इंतजार कर रहे बैठे हुए होते हैं। चिनफेंग तभी एक एल्डर को प्रणाम करता है, पर एल्डर चिनफेंग का हाथ पकड़कर उन्हें कहता है कि चिनफेंग मुझे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा औहदा इस डाकी साम्राज्य में बहुत ऊंचा होने वाला है और हम तुम्हारे बल पर ही इस डाकी साम्राज्य में जीने वाले हैं। चिनफेंग तभी सब एल्डरों से कहता है कि वो उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरेगा। चिनफेंग अब अपने सेकंड अंकल को भी प्रणाम करता है। सेकंड अंकल भी चिनफेंग का प्रणाम स्वीकारते हैं। चिनफेंग तभी कहता है कि उसने सुना है कि यिंग में और चिनचैन बहुत ही
नजदीक है एक दूसरे से, और चिन-चैन ने तो मेरे भाई को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है। इसीलिए चिन-फैंग यंगमी से निवेदन करता है कि चिन-चैन से ना मिले। तभी सेकेंड अंकल कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो चिन-फैंग, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम अपने भाई के लिए। चिन-फैंग तभी कहता है, सेकेंड अंकल, चिन-चैन ने खुद ही कहा है कि वो चिन फैमिली का हिस्सा नहीं है और चिन फैमिली को छोड़कर चला गया है। और चिन फैंग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल करके उसने ये भी बता दिया कि वो चिन फैमिली का एक दुश्मन हो गया है। चिन फैंग तभी सेकेंड अंकल से कहता है कि तुम बुरे और अच्छे में कुछ फर्क ही नहीं समझ सकते हो अंकल, और एक बाहर वालों की बात का भरोसा कर रहे हो। ये कहकर चिन फैंग अपनी माँ को बोलता है कि मुझे अपने छोटे भाई से मिलने जाना है। अपने घायल हुए छोटे भाई के कमरे में चिन फैंग और उसकी माँ दोनों भी प्रस्थान करते हैं। तभी चिन फैंग से प्रॉमिस करता है कि वो चिन चैन को नहीं छोड़ेगा, और चिन फैंग ये कहता है कि वो अब अर्थ लेवल के कल्टीवेशन में पहुंच गया है। तभी उसका घायल छोटा भाई पूछता है कि भाई, आप सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अर्थ लेवल के कल्टीवेशन में पहुंच गए हो, आप तो एक जीनियस हो। तभी उनकी माँ कहती है कि तुम्हें चिन यूची और उसके बेटे से संभल के रहना चाहिए, वो कोई साधारण लोग नहीं है। तभी चिन फैंग उन दोनों से कहता है कि आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर ब्लड स्पिरिट पूल में पार्टिसिपेट करने की बारी नहीं होती तो मैं अब तक हेवन लेवल में भी पहुंच जाता। यहाँ तक कि मैंने एक हेवन लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को भी युद्ध में मार गिराया है। इस चिन-चैन को मारना तो एक मच्छर मारने जैसी बात हो गई। और चिन फैंग कहता है कि मेरी नजर तो इस कंपटीशन के पहले स्थान पर है, और महाराज ने ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर चिन-चैन ने ब्लड स्पिरिट पूल जाने के पहले चिन फैंग के ऊपर हाथ उठाया तो उसे ब्लड स्पिरिट पूल जाने से रोक दिया जाए और वो कभी ब्लड स्पिरिट पूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।